नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आप सभी को पता है हम अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सैंपल पेपर में जो भी हमारे महत्वपूर्ण पाठ है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रश्नोत्तर है, जो काव्यांश है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हर बार हमारे सैंपल पेपर्स में रिपीट हुए हैं और बार बार हमारे पेपर में आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज भी हम अपने इसी सैंपल पेपर 2019 को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा 2019 का सैंपल पेपर है और आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो चैप्टर है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा काव्यांश आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको आपने पढ़ना है, जिसमें से आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप सभी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये आपकी परीक्षाएं अब नजदीक है और आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। तो जहां पर भी आप यहाँ से पढ़ते, जो भी आपसे यहाँ पर प्रश्न किया जाता है, जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके सैंपल पेपर में आता है, तो अगर आपको आता है कि वो लगता है कि वो प्रश्न आपको आता है, तो आप अपना उत्तर जो है चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम अपने पिछले सेशन में अपने प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और प्रश्न नंबर 5 था हमारा काव्यांश में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि काव्यांश में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था कि आप जितनी भी आपकी कविताएं हैं, सभी कविताओं के नाम और उनके कवियों के नाम आप याद करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी ये पंक्ति है, अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि क्लास में भी हमने बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ा है, आपकी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है, उसका पहला पाठ ये है और बहुत ही मशहूर इसके कवि है, फेमस कवि है और बहुत अच्छी ये कविता इन्होंने लिखी हुई है जिसका नाम है आत्म परिचय। इस कविता का नाम है आत्म परिचय और किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, बच्चन जी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं आपका पहला जो चैप्टर है आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह का, उसका ये चैप्टर है आत्म परिचय। तो ये आपका कविता का नाम है और इसके आपके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न था, इसका उत्तर हमें मिल गया और आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का है। तो अगर आप यहाँ पर कवि और कविता का नाम नहीं लिखते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ पर गलत हो जाते हैं, 2 नंबर आपके कट जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप जो भी कविता पढ़ रहे हैं उसके कवि और कविता का नाम आप जरूर लिखेंगे। अगला जो आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, ये काव्यांश भी आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। देखिए, क्योंकि ये ऑप्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ये ऑप्शन में मिले। कहीं पर यही आपके पास कई बार आपके पास विकल्प नहीं होता, क्योंकि आपको दोनों जो आपके यहाँ पर काव्यांश दिए रहते हैं तो कई बार कंफर्म नहीं होता कि आप किसे अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको जो दूसरा आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, ये आपका तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जो कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में। ये आपकी कवितावली जो आपका चैप्टर है उसमें से आपका ये दिया गया है। तो इस तरह से हमने दोनों चैप्टर्स के कवि और कविता के नाम यहाँ पर पढ़ लिए और आशा करती हूँ कि आप लोग भी घर से पढ़कर आए होंगे और देख कर आए होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6,
5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्न नंबर 6 पर अब हम हैं। तो यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया गया है, ठीक है, और केवल देखिए एक काव्यांश है, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है कि आप क्या इसके अलावा आप किसी और टॉपिक को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो 4 नंबर का है। अगर आपको भावार्थ नहीं समझ आता, भाव सौंदर्य आप स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, पंक्तियों के सौंदर्य पर आप प्रकाश नहीं डाल पाते हैं, तो आपके यहाँ पर नंबर जो है 0 हो जाते हैं। तो भले ही ये आपका काव्यांश किसी भी चैप्टर का हो, लेकिन आपको कोई भी काव्यांश यहाँ पर आ सकता है। तो कोशिश कीजिए जितनी भी कविताएं हैं सबको एक एक बार जरूर पढ़ ले, एक एक बार जरूर समझ ले। तो देखिए यहाँ पर हम इसको शुरू करेंगे। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो उक्त पंक्तियों का आपको यहाँ पर भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे इस के कवि और कविता का नाम। तो कवि और कविता का नाम, जो इसके कवि हैं इस कविता के, वो हैं फिराक गोरखपुरी जी। और इस जो कविता ये जो है ये है रुबाइयां। रुबाइयां इस कविता का नाम है रुबाइयां, और कवि है फिराक गोरखपुरी जी, ठीक है। तो रुबाइयां जो है ये उर्दू और फारसी की एक छंद लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, और इसकी जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति में जो है पंक्ति जो है स्वच्छंद होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कहा रुबाइयां जो है वो उर्दू फारसी का एक छंद या फिर लेखन शैली है। तो आप देख सकते हैं, हमने कहा कि जिसमें 4 पंक्तियां होती है, तो 4 पंक्तियां इसमें हैं, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और इसकी हमने कहा पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, देख आईने में चांद उतर आया है। और हमने कहा तीसरी जो पंक्ति है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ। तो ये एक स्वच्छंद पंक्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे सबसे पहले इस पंक्ति का, उसके बाद काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करेंगे, यानी कि भावार्थ हम एक बार इसका बताएंगे। पहला जो प्रश्न है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस पंक्ति में जो बच्चा है वो अपनी माँ से चांद को लेने की जिद कर रहा है, चांद को देने की जिद कर रहा है। आंगन में ठुनक रहा है, यानी कि बच्चा आंगन में मचल रहा है, बच्चा आंगन में घूम रहा है और चांद को पाने की जिद कर रहा है। और माँ जो है उसकी, वो उसे बहला फुसलाकर मनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कहते हैं कवि कि बच्चा आंगन में घूम रहा है, मचल रहा है और जिद कर रहा है कि उसे आकाश का जो चांद है वो चाहिए। और इस जिद को माँ बच्चे को एक दर्पण पकड़ाकर, एक आईना पकड़ाकर देती है, और फिर उसमें वो चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, यानी कि दर्पण उसे देखकर कहती है कि दर्पण को दिखाती है। जब चांद का प्रतिबिंब उस दर्पण पर आ जाता है, तो उसकी माँ उस बच्चे को दिखाती है और कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, यानी कि जो आकाश का चांद है वो दर्पण में उतर आया है, और बच्चा उस चांद को देखकर खुश हो जाता है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य जो है स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि बच्चे को दर्पण में खुद का देखिए यहाँ पर भाव क्या है, इस पंक्ति इन पूरी पंक्तियों का भाव क्या है कि माँ उसे किस तरह से फुसला रही है। क्योंकि हर एक माँ के लिए जो अपना बच्चा होता है वो चांद का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो जब बच्चा दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसकी माँ कहती है कि देख दर्पण में चांद उतर आया है, यानी कि क्योंकि हर माँ के लिए उसका बच्चा चांद का टुकड़ा होता है, चांद होता है। तो जब वो शीशे में देखता है तो वो कहती है, देख चांद तो यहीं पर है, तू चांद को मांगने की जिद क्यों कर रहा है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं।
अगला प्रश्न भी इसी तरह का है कि उक्त पंक्तियों के सौंदर्य पर प्रभाव डालिए। तो सौंदर्य यानी कि आपको काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का बताना है। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप बताएंगे कि ये रुबाइयां छंद हैं। ये पंक्तियां क्या है? रुबाइयां हैं और रुबाइयों के छंद हैं। और दूसरा, इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यहाँ पर वात्सल्य रस की प्रधानता है। देखिए, रस जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है काव्य में, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर वात्सल्य रस की प्रधानता है, यानी कि वात्सल्य, ममता और प्रेम यहाँ पर झलक रहा है बच्चे के प्रति, तो वात्सल्य रस की प्रधानता है। और देखिए, जिदियाया, जिदियाया यानी कि ललचाया, जिदियाया और ललचाया, ये जो दो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। जिदियाया और ललचाया, तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो शब्द है उसमें य वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और नीचे जो ललचाया शब्द है, ल वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा, यहाँ पर हिंदी और उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। देखिए, आंगन में ठुनक रहा जिदियाया, बालक तो हई चांद पे ललचाया। तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू का मिक्सचर आपको इस काव्यांश में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के जो उत्तर है, अगर आपको सारी कविता के भावार्थ पता है, सारी कविता को आप समझ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आपको भावार्थ पता है तो पूरे के पूरे 4 नंबर आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका काव्य से ही लिया गया है, प्रश्न नंबर 7। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं जो प्रश्न आपके 3 प्रश्न हैं यहाँ पर, इनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न जो है आपका वो 2 नंबर का है, यानी कि 4 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं। और आपको यहाँ पर 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि एक प्रश्न जो आपका है वो क्या है? वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। आलोक धनवा ने पतंग उड़ाते बच्चों के समूह को तितलियों की नाजुक दुनिया का उपमान क्यों दिया है? तो क्यों? यहाँ पर आपकी जो कविता है आलोक धनवा जी की, पतंग उड़ाते बच्चों को उन्होंने तितलियों की नाजुक दुनिया का उपमान क्यों दिया है? तो आलोक धनवा जी की आपकी जो कविता है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आपको आलोक धनवा जी की जो कविता है अगर आपने पढ़ी है तो आपको उस कविता का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको कविता का नाम जानते हैं, आलोक धनवा जी की आपकी कविता है पतंग, और बहुत अच्छे से हमने इस कविता को पढ़ा है, इस कविता को समझा है, और इसके भावार्थ को भी हमने जाना है। तो यहाँ पर आलोक धनवा जी पतंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी तुलना उन्होंने किससे की है? तितलियों की नाजुक दुनिया से। क्योंकि देखिए, तितलियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा कोमल होती हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। तो उसी तरह से जब ये बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, जब इन बच्चों का समूह जो है पतंग उड़ा रहा होता है, तो वो रंग बिरंगी पतंगों के साथ इस तरह खुश नजर आते हैं। इस तरह से वो उन्होंने पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं उनको कहा कि वो चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतने मुलायम बनाते हैं, यानी कि उस समय उनका जो मन होता है वो बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, और उनका पूरा जो ध्यान होता है वो किस पे लगा होता है? वो आसमान की तरफ लगा होता है, वो पतंगों की तरफ लगा होता है, और वो आसमान को बहुत ही ज्यादा सुंदर और मुलायम बनाते हैं। और जो उनकी
जो पतंगे हैं वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हल्की होती है और उनकी जो बांस की सबसे जो पतली कमानी होती है वो उस पर लगाई जाती है ताकि ये पतंग उड़ सके। और जो दुनिया का सबसे पतला कागज होता है वो उस पर लगाया जाता है ताकि उनकी ये पतंग उड़ सके और इसी पतंगों के साथ शुरू हो सके उनकी सीटियां, उनकी किलकारियां और उनकी खुशियों की गूंज। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर बच्चों की के पतंग उड़ाते समूह को यहाँ पर तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है, क्योंकि वो जिस तरह से तितलियां रंग बिरंगी होती है, खूबसूरत होती है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नाजुक, बहुत ही सुंदर होती है, उसी तरह ये बच्चों के मन जो है वो भी बहुत ज्यादा कोमल है, मुलायम है और वो रंग बिरंगी पतंगों को लेकर उड़ाने के लिए आसमान में छत पर वो आए हुए हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के आगमन से किन किन प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को बादल राग कविता रेखांकित करती है। बादलों के आगमन से, तो जब बादल आ जाते हैं, ठीक है, जब बादल आ जाते हैं तो तब जो प्रकृति है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बादलों के आगमन से प्रकृति में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपको कवि और कविता का नाम। तो कविता का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है बादल राग। कवि कौन से हैं? कवि है यहाँ पर आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पर बादलों के आगमन से पृथ्वी पर होने वाले जो परिवर्तन है, प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है, उनको बता रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से जो पृथ्वी है वो परिवर्तित हो जाती है, प्रकृति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो कविता की आपकी पहली पंक्ति है बादल राग कविता की, उसमें यहाँ पर बताया कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो ये आपका जो पहला पैराग्राफ था, आपने देखा कि ये पैराग्राफ आपकी जो आपने 2020 का यानी कि 2020 का इससे पहले सैंपल पेपर सॉल्व किया है, उसमें आपका इसी पार्ट से आपका कविता का जो एक काव्यांश है वो आया हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो बादल राग कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई, ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर बताया कि जिस तरह समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया लगी रहती है, तो उसी प्रकार जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया होती है। और यहाँ पर जब बार बार बादल गर्जन करते हैं, उसके बाद मूसलधार वर्षा होती है, जो पूरा संसार है वो क्या करता है, वो अपने हृदय को थाम लेता है और घोर सुन के जो घोर वज्र प्रहार, वज्र की हुंकार यानी कि जो बादल गरजने की जो जोर की आवाज होती है, वो क्या होते हैं, उससे लोगों के हृदय क्या होते हैं, थम जाते हैं। और उसके बाद जो अशिन पात से शापित उन्नत शत शत वीर, ऐसा लगता है कि जो किसी श्राप से शापित होंगे शत शत वीर। वीर किसे कहा है? जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंगें हैं या बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, उनके जो शरीर होते हैं वो छत विछत हो जाते हैं, यानी कि सब टूट जाते हैं। और क्या होता है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार। और बहुत सारे प्रकृति में आप देखते हैं, एक गर्मी जब होती है, गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तो क्या परिवर्तन आपको प्रकृति में देखने को मिलता है? सबसे पहला परिवर्तन प्रकृति में हमें ये देखने को मिलता है कि चारों तरफ हरियाली होती है। बादल जब आते हैं, वर्षा जब होती है, तो चारों तरफ हरियाली होती है। और ऐसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, जब वो उगते हैं तो वो सर उठाकर ऐसे खड़े होकर ऐसे देखते हैं मानो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो
और सारे पौधे हिल हिल के खिल खिल के हाथ हिलाते हैं और ऐसा लगता है खुशी से वो लोगों को बुलाते हैं, प्रकृति को बुलाते हैं, प्रकृति का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बादलों का, वर्षा ऋतु का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सारे जितने भी विप्लव रव हैं, यानी कि छोटे छोटे जितने भी पौधे हैं, वो चारों तरफ शोभायमान होते हैं, चारों तरफ अपनी सुंदरता को बिखेरते हैं। तो इस तरह सुंदर सा एक वातावरण प्रकृति में आ जाता है। और सेम प्रश्न आप देखेंगे कि आपने जो 2020 का सैंपल पेपर सॉल्व किया था, उसमें आपका इस पार्ट से प्रश्न आया हुआ था कि बादलों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को बादल राग कविता में रेखांकित किन किन परिवर्तनों को बादल राग कविता रेखांकित करती है। तो इसी तरह सेम जो प्रश्न है आपका आपके पिछले पेपर में भी आया था। तो ये अब आपकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर आपका हो गया है, इसीलिए आप इस पाठ को जरूर पढ़ें। अगर आपको पाठ का भावार्थ समझ में नहीं आया है, अगर कोई दिक्कत है पाठ में, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, भावार्थ नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा पाठ आपको दोबारा पढ़ना है, कौन से पाठ में आपको दिक्कत आ रही है, कौन से पाठ में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है, केवल हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई भी प्रश्न अपना नहीं छोड़ेंगे। कौन सा प्रश्न किस बार आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है, कविता के बहाने, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले एक ही चीज जो हमने जाननी है, कविता के बहाने, ये आपकी कविता का नाम है, ठीक है। कविता के बहाने ये आपकी कविता का नाम है। और क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपने यहाँ पर लिखा है कविता के बहाने, इसके जो कवि है, आपको पाठ और कविता का नाम आना चाहिए, दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो आपके कवि का नाम है कुंवर नारायण जी, कवि का नाम है कुंवर नारायण जी और कविता का नाम है कविता के बहाने। तो इसमें इस कविता में आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी कि कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो इस तरह की एक पंक्ति यहाँ पर कवि ने प्रयोग की है, कवि ने यहाँ पर बताई है, कुंवर नारायण जी ने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है, आखिर कवि इस बात से क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, जो आपकी कविता के बहाने जो ये कविता है, इसमें आज के समय जो इस कविता को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि एक और जहाँ प्रकृति जो है, दूसरी ओर भविष्य, एक और प्रकृति है जो कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर दे रही है, और यहाँ पर कविता के बहाने ये एक यात्रा है। कौन सी यात्रा यहाँ पर बताई गई है? चिड़िया की, बच्चों से लेकर, फूल से लेकर बच्चों तक की, यानी कि सबकी कहानी को यहाँ पर बताया गया है। और एक और प्रकृति और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे हमने कहा कि चिड़िया के उड़ने की सीमा है और फूल के खिलने की उसकी एक सीमा है, लेकिन बच्चों के जो सपने हैं वो असीम है। बहुत ज्यादा बच्चों के सपने होते हैं, और बच्चे किसी भी खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा या स्थान नहीं होता। यानी कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके घर में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके खेल की कोई सीमा या निश्चित स्थान नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हर जगह
देखिए आपको आपने पंक्ति में पढ़ा होगा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। यानी कि जिस तरह बच्चे कभी भी भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल उनके मन जो है इतने ज्यादा स्वच्छ होते हैं, इतने ज्यादा कोमल होते हैं, निश्चल होते हैं कि वो किसी भी घर में भेदभाव नहीं करते कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, ये ऐसा है वैसा है। उनको अगर खेलने की बात आती है तो वो सबके साथ खेलते हैं, सबके घरों में चले जाते हैं, सबके घरों में खा लेते हैं, सबके घरों में बैठ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना की है कि कविता भी सबको एक समान रस प्रदान करती है, सबको एक समान वो खुशी देती है, सबको एक समान वो ज्ञान प्रदान करती है। तो सब घर एक कर देने का अभिप्राय यहाँ पर है कि किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, तो कविता के बहाने इस कविता में हमने इस तरह से इसको स्पष्ट किया कि जिस तरह से बच्चे खेल खेल में एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं, एक दूसरे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, एक दूसरे के घर के खाने पीने में भेदभाव नहीं करते हैं, एक दूसरे के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का होने पर भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसी तरह से कविता भी लोगों में भेदभाव नहीं करती है। तो इस तरह से हमने तीनों प्रश्न यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो केवल 2 प्रश्नों का आपने उत्तर देना है, लेकिन आपको सभी प्रश्न यहाँ पर पढ़ने हैं ताकि आपका जो तैयारी है वो परफेक्ट रहे और बाद में आप परेशान ना हो। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक हम गद्यांश पर थे, यानी कि अभी तक हम गद्यांश काव्यांश पढ़ रहे थे आपकी काव्य खंड से, यानी कि जहाँ आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है हिंदी की भाग 2, ये जो सारे प्रश्न थे या काव्यांश थे वो उसी के काव्य खंड से लिए गए थे। और अब जो हमारा ये यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है, ये हमारा गद्य खंड शुरू हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर आपका चैप्टर दिया गया है, उसमें से आपको ये गद्यांश दिया गया है, तो ध्यान पूर्वक आप गद्यांश को पढ़ेंगे। चैप्टर हमने बहुत अच्छे से अपनी इस क्लास में पढ़ा हुआ है क्योंकि पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या करना चाहता है। यानी कि यहाँ पे ये आपका जो पाठ है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको साफ साफ प्रश्न दिया गया है कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए बिल्कुल किसी भी पाठ को बहुत ज्यादा इजी, आसान, सरल समझने की जरूरत नहीं है। आप जब भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़िए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा आपका ये पाठ है, इसके लेखक कौन है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। मुझे यह ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी हुई है। अगर आप इसको अपने दिमाग में बिठाएंगे, सोचेंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो लेखक है, राइटर है इस पाठ के। तो सबसे पहला प्रश्न इस पाठ का, ये इस गद्यांश का, कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। मुझे अपने सामने काफी स्कूल्स दिखाई दे रहे हैं, काफी बच्चे भी हैं। तो बच्चे, जिस बच्चे को भी इस प्रश्न का उत्तर आता है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, हैंड रेज कर दीजिए जिस बच्चे को भी इस प्रश्न का उत्तर आता है। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बहुत ही अच्छे से इस पाठ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो याद ही होगा इस चैप्टर के बारे में, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये गद्यांश। इसको आप जरूर याद करेंगे और हर बार के आपके प्रश्न में जो एग्जाम का जो पेपर है उसमें रिपीट होता है ये। इसको घर जाकर पढ़ेंगे चैप्टर को।
जीआईसी कोचियार, काफी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हैंड रेज करके बताइए अगर आप मुझे सुन सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए बच्चे अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जीआईसी कोचियार, यस, वेरी गुड। जीआईसी सफदरखाल में भी 2 गर्ल्स है, तो क्या बच्चे आप मुझे सुन सकते हैं? यस, वेरी गुड। तो देखिए हम यहाँ पर आपको सभी को अपनी स्क्रीन पर ये जो आपका सैंपल पेपर है ये दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर सैंपल पेपर सभी को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो हैंड रेज कीजिए। स्क्रीन पर सैंपल पेपर दिखाई दे रहा है? यस, वेरी गुड। तो बच्चे हम अपने सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने काव्य खंड इसका पढ़ा है और अभी हम गद्य खंड में हैं। तो गद्य खंड में पहला ही गद्यांश यहाँ पर दिया गया है कि यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को दे सकते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को उसका सच्चा लाभ दे सकते हैं। कौन सा चैप्टर है अगर आपको पता है हैंड रेज कीजिए बच्चा। पाठ और उसके लेखक का नाम, केवल पाठ का नाम भी बताएंगे तो भी चलेगा। केवल पाठ का नाम भी अगर आप लोगों को याद है तो आप बता सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी डरने की, घबराने की, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी नॉर्मल क्लास है, जैसे आप अपने स्कूल में क्लास पढ़ते हैं अपने टीचर्स से, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्लास चल रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस गद्यांश को किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। अगर आपको पता हो तो हैंड रेज कीजिए, बस केवल मुझे इतना जानना है कि आपको पता है या नहीं। किसी को भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अगर पता हो तो हैंड रेज कर दीजिए। पाठ के लेखक और पाठ का नाम, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है, हर बार रिपीट होता है आपके हर एग्जाम में। और आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न है, अगर आप गलत कर देते हैं तो 2 नंबर आपके यहाँ पर चले जाते हैं। किसी को भी नहीं पता पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम, नहीं पता किसी को भी? चलिए कोई बात नहीं, इस बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप हर पाठ, आप केवल इतनी तैयारी करके आइए कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं, गद्यांश जो है या काव्यांश जो है, काव्य जो खंड जो है, उसके सभी कवि और कविता का नाम, लेखक और उसके पाठ का नाम, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर याद करके आएंगे बच्चे। मैं बहुत बार बार आपसे ये चीजें कह रही हूँ यहाँ पे से। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने ये जो गद्यांश है हम कहेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी इसके लेखक है। और कविता का, इस पाठ का नाम है आपका बाजार दर्शन। पाठ का नाम है बाजार दर्शन। देखिए पाठ का नाम है बाजार दर्शन और लेखक है जैनेन्द्र कुमार, याद रखेंगे। और अभी आप यहाँ पर मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं काफी, तो अगर आपको आपके किसी भी चैप्टर में, किसी भी पाठ में कोई ऐसा काव्य खंड में कोई भी ऐसी कविता है जिसका भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी काफी हमारे पास टाइम है, हम सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत करके आपको मुझे अपनी परेशानी शेयर करनी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है अपने हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है कि इसके जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार और पाठ का नाम है बाजार दर्शन। अगला प्रश्न है,
बाजार को सार्थकता कौन देता है? स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकते हैं जो जानता है कि वो क्या चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस पाठ को जब हमने पढ़ा था कि जिसका मन खाली होता है, ठीक है, जिसका मन खाली है, जिसको नहीं पता है कि उसको बाजार जाकर क्या खरीदना है, तो वो इंसान बाजार को उसकी असली सार्थकता नहीं दे सकता। यानी कि ना तो वो बाजार से वो सच्चा लाभ जो है, जो असल में बाजार का काम है लोगों को प्रोवाइड करना चीजें, ना तो वो कर पाता है और ना ही बाजार को उसका सच्चा लाभ दे सकता है। तो आप देख सकते हैं बाजार जो दर्शन हमारा चैप्टर है, ये पूरा पाठ यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये एक पूरा निबंध है और ये निबंध हमें यहाँ पर हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा को बता रहा है कि किस तरह से जो आज के टाइम में क्या होता है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चमक दमक में लोग फंस जाते हैं और इसी कारण उनके अंदर असंतोष आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है और उससे क्या होता है कि वो लोग हमेशा उनके अंदर एक लालसा रहती कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो मन हमेशा क्या होता है उनका खाली सा लगता है, उनको लगता है कि अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं कर सकते। बाजार को सार्थकता वही प्रदान कर सकते हैं जिनका लक्ष्य जो है निर्धारित होता है। आपने पाठ में पढ़ा होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है कि जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है वही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। आप अपने पॉकेट में पैसे डाल के गए हो 10,000 रुपए, ठीक है, और आपको नहीं पता कि आप बाजार क्या खरीदने जा रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपने खरीदना क्या है, शॉपिंग करने के लिए आप पैसे डाल के बाजार जा रहे हो, तो आप वो 10,000 से चीजें तो लेकर आओगे लेकिन आपको बिल्कुल भी घर आके बहुत सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, बहुत ज्यादा आप संतुष्ट नहीं होंगे कि अरे यार फिर आपको लगेगा ये चीज तो रही गई जो मैं जरूरी लेने गया था। क्योंकि बाजार जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें लुभाती है। अगर जैसे बॉयज अगर जाते हैं तो उनको स्पोर्ट्स शूज, उनको वॉच या उनके पसंद की चीजें, अगर गर्ल्स बाजार जाती हैं लड़कियां तो उनको अपनी पसंद की, वाह ये तो झुमकी बड़ी सुंदर है, या ये सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या ये सैंडल बहुत प्यारी है, तो जरूरी चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके जाते हैं तो भले ही आप कम पैसे भी लेकर जा रहे हैं साथ में, तो क्या होता है कि आप बाजार से सच्चा लाभ उठाएंगे। यानी कि जिस काम के लिए आप गए हैं आपको पता है कि यार मेरी जरूरत है सबसे पहले मेरी विंटर यूनिफॉर्म, मेरी सर्दियों के कपड़े मेरी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ठंड आ रही है, मुझे सर्दियों के कपड़े लेने हैं, या समर यूनिफॉर्म, मुझे अब गर्मियां आने वाली है तो मुझे गर्मियों के लिए अपने लिए यूनिफॉर्म लेनी है, कपड़े लेने हैं। तो आप उन पर पैसे खर्च करेंगे और आपके भले ही जितना आपका बजट होगा आप उसके अंदर ले आएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं और चीजें हम बाजार को उसकी सार्थकता नहीं दे पाते हैं। अगला देखिए, बिल्कुल हमने पहले प्रश्न में ही दूसरे प्रश्न में ही तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ लिया है। आप देख सकते हैं, बाजार को लोग विनाशक शैतानी शक्ति बना देते हैं। कौन से लोग बाजार को विनाशक और शैतानी शक्ति बना देते हैं? तो देखिए, वे लोग जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। देखिए, विनाशक और शैतानी शक्ति क्यों कहा है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम में लोग चमक दमक में फंस गए हैं, दिखावे में ज्यादा आ गए हैं। अच्छा, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा, इसके पास तो बहुत महंगी वाली वॉच है तो मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास तो बहुत महंगे वाले शूज है, मेरे पास क्यों नहीं है? या इसके पास एक बहुत अच्छा बैग है तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो इस दिखावे में लोग क्या हो गए, फंस गए हैं और लोग अपने अनावश्यक चीजें वो खरीद लेते हैं, जिनकी जरूरत उन्हें नहीं होती वो चीजें खरीद लेते हैं। और एक तरह से ये चीज क्या करती है, लोगों को हमेशा डुबाती ही है, क्योंकि जरूरी चीजों में रह जाती हैं जरूरी चीजें और फालतू चीजों में पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए वे लोग जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, यानी कि अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में आकर, यानी कि उनको
पता है मेरी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, यानी कि मेरे पास परचेजिंग पावर है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। तो ऐसी अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में आकर वे लोग बाजार को उसकी सच्ची सार्थकता नहीं दे पाते और एक विनाशक शैतानी शक्ति और व्यंग के रूप में उसे उभारते हैं। तो यहाँ तक हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं। हम दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता हमारे नेक्स्ट एग्जाम में कौन सा यहाँ पर गद्यांश आने वाला है। तो बच्चे, आज का जो हमारा सैंपल पेपर है इसमें आपने देखा कि हमने काव्य खंड से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, उनको हमने सॉल्व किया। तो आपने देखा कि हर काव्य में आपको आपका जो जरूरी प्रश्न है वो है कवि और कविता का नाम, और या फिर भावार्थ या फिर भाव का सौंदर्य आपने स्पष्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहे हैं, जीआईसी कोचियार। बच्चे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जीआईसी कोचियार, हैंड रेज कीजिए बच्चा। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो हैंड रेज कीजिए। यस, तो आप क्लास 12 के बच्चे हैं? अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो फिर से हैंड रेज कीजिए। यस, अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो हैंड रेज कीजिए। यस, तो बच्चे, जैसे कि आपने देखा अभी कि आपके यहाँ पर 3 से 4 काव्यांश आपको दिए गए हैं। 3 से 4 काव्यांश आपको दिए गए हैं। तो आप इनमें क्या देख रहे हैं? इनमें आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको भावार्थ आना चाहिए, यानी कि कविता का भावार्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए, कवि और कविता का नाम आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको आपकी किसी भी आपकी आरोह जो पाठ्य पुस्तिका है भाग 2 उसके काव्य खंड या गद्य खंड में कोई भी परेशानी है, कोई चैप्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। तो बच्चे, बताइए अगर आपको किसी पाठ में कोई दिक्कत है। आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप उत्तर दे सकते हैं। आपको आपके काव्य खंड से या गद्य खंड में किसी भी पाठ में कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप बता सकते हैं। आप अपनी क्लास में डिस्कस कर लीजिए कि आपको कौन सा पाठ पढ़ना है, समझना है, तो आप बता सकते हैं अपनी परेशानी। यस, या कोई और स्कूल जो यहाँ पर शायद फ्रंट पे नहीं है लेकिन अवेलेबल है, क्लास को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी अपनी परेशानियां यहाँ पर शेयर कर सकते हैं चैट के माध्यम से या फिर डायरेक्टली। तो बच्चे, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और हम अपने नेक्स्ट सेशन में भी अपने इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि बाकी का जो हमारा शेष पार्ट है, भाग है, उसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपकी जो भी समस्याएं हो आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।